हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट बुक से, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप भी बाय क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? विलयन की सांद्रता, मोलरता, मोललता, मोल अंश एवं राउल्ट का नियम। ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। इस चैप्टर में स्थिर आवेशों और उनके चारों ओर उत्पन्न होने वाले विलयन की सांद्रता और राउल्ट का नियम। विलयन की सांद्रता व्यक्त करने के लिए मोलरता, मोललता और मोल अंश का उपयोग किया जाता है। मोलरता प्रति लीटर घोल में विलय के मोलों की संख्या है, जबकि मोललता विलायक के प्रति किलोग्राम में मापी जाती है। और राउल्ट का नियम बताता है कि वाष्पशील विलययुक्त विलयन का वाष्प दाब उसके घटकों के मोल अंश के समानुपाती होता है। यह नियम आदर्श विलयनों के व्यवहार को समझने के लिए आधार प्रदान करता है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत रसायन, निर्दिष्ट समीकरण, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं कोलराउस नियम। ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इस चैप्टर में क्या होता है वैद्युत रसायन में? यह चैप्टर रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा के अंतर रूपांतरण का अध्ययन करता है। निर्दिष्ट समीकरण किसी भी सांद्रता पर सेल विभव की गणना करने में मदद करता है। और मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या करता है? यह तत्वों की ऑक्सीकरण या अपचयन क्षमता को दर्शाता है। एंड कोलराउस का नियम दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के काम आता है। यह बैटरी और संचारण को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट टॉपिक देखो हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का अभिक्रिया की कोटि, आणविकता और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता प्राथमिक पदों के अणुओं की संख्या है, जबकि अभिक्रिया की कोटि सांद्रता पर निर्भर करती है। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में दर सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है। यह अभिक्रिया के समय और उत्पाद की बनने की गति को समझने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डी और एफ ब्लॉक के तत्व। क्या है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व? संक्रमण धातुएं और लैंथेनाइड आकुंचन। संक्रमण धातुएं अपनी परिवर्तनशील संयोजकता और रंगीन यौगिक बनाने के लिए जानी जाती हैं। ठीक है, इनके यौगिक रंगीन बनते हैं। एफ ब्लॉक में लैंथेनाइड्स का प्रमुख गुण लैंथेनाइड आकुंचन है, जो परमाणु त्रिज्या में कमी को दर्शाता है। ये तत्व उत्प्रेरक के रूप में और मिश्र धातु के बनाने में बहुत अधिक उपयोगी हैं। इनकी चुंबकीय और धात्विक विशेषताएं इन्हें क्या बनाती हैं? इन्हें विशेष बनाती हैं। और रसायन शास्त्र के अकार्बनिक खंड में इनका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है क्या है? उपसह संयोजन यौगिक में बर्नर का सिद्धांत और आईयूपीएसी नामकरण। ठीक है, बर्नर का सिद्धांत और आईयूपीएसी नामकरण। ये यौगिक केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड्स के बीच बने उपसह संयोजक बंधों को प्रदर्शित करते हैं। बर्नर का सिद्धांत इनकी प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता को स्पष्ट करता है, जबकि आईयूपीएसी नामकरण प्रणाली जटिल अणुओं को एक व्यवस्थित नाम प्रदान करती है। इन यौगिकों का उपयोग किस में होता है? इनका उपयोग जैव तंत्र जैसे हीमोग्लोबिन और औद्योगिक उत्प्रेरण में होता है। इनके रंग और इनके चुंबकीय गुण उनकी ज्यामिति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, प्रतिस्थापन और विलोपन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है? इनमें कार्बन हैलोजन बंध की उपस्थिति के कारण ये अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं और प्रतिस्थापन SN1 और SN2 अभिक्रियाएं
कार्यात्मक समूहों को बदलने में काम आती हैं, जबकि विलोपन अभिक्रियाओं के माध्यम से हैलोएल्किन से एल्कीन का निर्माण होता है। ये यौगिक क्या करते हैं? ये यौगिक कार्बनिक संश्लेषण में महत्वपूर्ण मध्यवर्ती का कार्य करते हैं। इनका उपयोग दवाइयों और कीटनाशकों के निर्माण में व्यापक रूप से होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, राइमर-टीमैन रिएक्शन और विलियमसन संश्लेषण। ठीक है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कार्बनिक यौगिक अपनी विशिष्ट क्रियात्मक समूहों के कारण जाने जाते हैं। राइमर-टीमैन अभिक्रिया फिनॉल को सैलिसिलएल्डिहाइड में बदलने के लिए प्रसिद्ध है और विलियमसन संश्लेषण का उपयोग मिश्रित और सम्मित ईथर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। ये यौगिक दैनिक जीवन और रासायनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण आधार होते हैं। ठीक है, अब देखो अगला टॉपिक क्या है हमारा? एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डोल संघनन और कैनोजारी रिएक्शन। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है? इन यौगिकों में कार्बोनिल समूह मुख्य कार्यात्मक इकाई होती है। एल्डोल संघनन उन एल्डिहाइड कीटोन में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद होता है और कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो रिएक्शन उन एल्डिहाइडों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। और ये दोनों ही अभिक्रियाएं कार्बन कार्बन बंध बनाने में अत्यंत उपयोगी हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल इनकी ऑक्सीकरण अवस्था का अंतिम चरण है, लास्ट फेज है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है एमीन, कार्बिल एमीन परीक्षण और डाईएजोनियम लवण। ठीक है, कार्बिल एमीन परीक्षण और डाईएजोनियम लवण। एमीन क्षारीय प्रकृति के नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बिल एमीन परीक्षण प्राथमिक एमीनों की पहचान करने के लिए एक विशिष्ट विधि है और डाईएजोनियम लवण कई अन्य कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण शुरुआत सामग्री है। ये रंजक यानी डाई उद्योग और दवाओं के निर्माण में प्रमुख स्थान रखते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा जैव अणु, ग्लूकोज की संरचना, प्रोटीन की संरचना और न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये जीवन की मूलभूत रासायनिक इकाइयां हैं। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो शरीर को, बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। और प्रोटीन अमीनो अम्लों की श्रृंखलाएं हैं जो शरीर की संरचना और एंजाइम कार्य के लिए जिम्मेदार हैं। एंड न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक जानकारी, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखो हमारा। अगला टॉपिक है हमारा ठोस अवस्था, क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय ठोस, संकुलन दक्षता और दोष। ठोसों को उनके कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में बांटा गया है। संकुलन दक्षता यानी पैकिंग एफिशिएंसी बताती है कि परमाणु कितनी कुशलता से स्थान घेरते हैं। क्रिस्टल में दोष जैसे शॉर्टकी और फ्रैंकल उनके गुणों को बदल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? पृष्ठ रसायन चैप्टर का भौतिक व रासायनिक अधिशोषण, उत्प्रेरण और कोलाइड। ठीक है, यह विषय किसी पदार्थ की सतह पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है और भौतिक और रासायनिक अधिशोषण की दरें तापमान, टेम्परेचर और दबाव, प्रेशर पर निर्भर करती हैं। ठीक है, और उत्प्रेरण अभिक्रिया की गति को बिना स्वयं खर्च हुए बढ़ा देता है, जबकि कोलाइड्स जैसे दूध और धुआं हमारे दैनिक जीवन में हर जगह मौजूद होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखो हमारा। अगला टॉपिक है पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट, हैलोजन परिवार और अंतर हैलोजन यौगिक। ठीक है, इसमें क्या होता है? इस ब्लॉक के तत्व धात्विक और अधात्विक यानी पी ब्लॉक के तत्व धात्विक और अधात्विक दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हैलोजन समूह अपनी उच्च विद्युत ऋणात्मकता, निगेटिविटी और ऑक्सीकरण क्षमता
के लिए जाना जाता है और ये एलिमेंट्स, ये तत्व आपस में क्रिया करके अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं और औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल जो हैं वो इसी पी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है, इनके गुण, इनकी प्रॉपर्टीज समूह में नीचे जाने पर बदलते रहते हैं। क्या होता है? नीचे जाने पर बदलते रहते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक है विद्युत अपघटनी शेल और फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है? विद्युत अपघटनी शेल विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रासायनिक परिवर्तन करते हैं। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा और प्रवाहित धारा के बीच संबंध स्थापित करते हैं। यह प्रक्रिया धातु शोधन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में अनिवार्य है। विद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम जैसे सक्रिय धातुओं को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, यह विद्युत रसायन का एक व्यावहारिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग है। अगला टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? किसी भी अभिक्रिया की दर सांद्रता, तापमान, उत्प्रेरक और सतह क्षेत्र पर निर्भर करती है। ठीक है, सांद्रता बढ़ाने से टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है जिससे वेग बढ़ता है और तापमान यानी टेम्परेचर में वृद्धि सक्रिय अणुओं की संख्या को बढ़ाती है। ठीक है, उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक पथ प्रदान करके ऊर्जा बाधा को कम करता है। अब देखो अगला टॉपिक है हमारा सक्रियण ऊर्जा। क्या है सक्रियण ऊर्जा? सक्रियण ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा है जो अभिकारकों को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक है। आर्हीनीय समीकरण तापमान और अभिक्रिया दर के बीच के घातीय संबंध को दर्शाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि कैसे मामूली तापमान परिवर्तन दर को तीव्रता से बदल सकता है। यह सिद्धांत रासायनिक प्रक्रियाओं के काइनेटिक्स को गहराई से समझने में मदद करता है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक है हमारा एल्कोहल का निर्जलीकरण एवं ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या है? एल्कोहल का निर्जलीकरण एवं ऑक्सीकरण। इसमें क्या होता है? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन में एल्कोहल से पानी निकालकर एल्कीन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एल्कीन प्राप्त किया जाता है और ऑक्सीकरण के माध्यम से अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोनीय अम्ल में बदल सकते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण उत्पाद भिन्न होते हैं। ये क्या करते हैं? ये अभिक्रियाएं कार्बनिक रसायनों के कार्यात्मक समूह रूपांतरण के लिए महत्वपूर्ण हैं और प्रयोगशाला में इन अभिक्रियाओं का व्यापक उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति और निर्माण की विधियाँ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति और निर्माण की विधियाँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन को आसानी से मुक्त कर सकते हैं जिससे वे अम्लीय गुण दिखाते हैं। इनके निर्माण के लिए एल्डिहाइड या फिर अल्कोहल का ऑक्सीकरण किया जाता है। ये यौगिक एस्टर और अन्य डेरिवेटिव बनाने के लिए आधार हैं। ठीक है, इनकी अम्लीयता इनमें जुड़े अन्य समूहों पर भी निर्भर करती है। ठीक है, अगला टॉपिक देखो हमारा। अगला टॉपिक है ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑक्सिम और ऑक्सीजोन निर्माण। ठीक है, ऑक्सिम और ऑक्सीजोन निर्माण। इसमें क्या होता है? ग्लूकोज की संरचना में, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एल्डिहाइड समूह मौजूद होता है। ठीक है, एल्डिहाइड समूह प्रेजेंट होता है जो विशिष्ट अभिक्रियाएं देता है। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ क्रिया करके यह ऑक्सिम का निर्माण करता है और फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके यह विशिष्ट ओशाजोन क्रिस्टल बनाता है। ये अभिक्रियाएं ग्लूकोज की आणविक संरचना की आणविक स्ट्रक्चर की पुष्टि करने के लिए उपयोग की जाती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देखो हमारा। अगला टॉपिक है विटामिन्स और हार्मोन्स का वर्गीकरण एवं महत्व। विटामिन्स और हार्मोन का वर्गीकरण एवं महत्व। ये सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक जटिल कार्बनिक अणु हैं जो शरीर की बॉडी की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन्स जल विलय और वसा विलय श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं? हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होकर संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, इनका असंतुलन, अगर ये असंतुलित हो जाए तो शरीर में गंभीर रोगों का कारण बन सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी आज की क्लास?
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।